एनसीओसी के बड़े फैसले। कोरोना केसेस में कमी के बाद एनसीओसी ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया गया है। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। एनसीओसी के बड़े और अहम फैसले। कोरोना केस में कमी के बाद एनसीओसी ने पाबंदियों में नरमी कर दी है। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया गया है। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। कोरोना केसेस में कमी, एनसीओसी ने पाबंदियों में नरमी कर दी। एक दिन की लाजमी बंदिश भी खत्म हो गई। इंडोर शादी की तकरीबात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत। मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया गया है। सिनेमा घरों में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को आने की इजाजत दे दी गई है। नेशनल क्राइम एनसीओसी ने जो है वो अहम फैसले किए हैं और अब एनसीओसी ने ऐसा कहा है कि वो तमाम जो पाबंदियां हैं वो उसे ख़त्म कर रहा है। हफ्ते में एक दिन की जो बंदिश थी अब उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया है। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को ख़त्म कर दिया गया है। इंडोर शादी की तकरीबात में भी शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। एनसीओसी का यह बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना केसेस में कमी, एनसीओसी ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी है। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को भी अब खत्म कर दिया गया है। इंडोर शादी की तकरीबात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोल दिया गया है। सिनेमा घरों में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को आने की इजाजत होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, एनसीओसी का ये बड़ा फैसला सामने आया है। इसी वाले से बात कर लेते हैं सबा वजीर से। जी सबा, बताइएगा, नरमी कर दी गई है लॉकडाउन में? जी बिल्कुल, लॉकडाउन में काफ़ी हद तक नरमी जो है वो कर दी गई है। एनसीओसी ने आज अहम इजलास बुलाया था और इजलास में कम बीमारी के फैलाव और जारी वैक्सीनेशन मुहिम के तनाज़र में मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन छुट्टी जो है वो उसकी लाजमी बंदिश को भी ख़त्म कर दिया गया है। जबकि NIPs का नफाज 16 से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जबकि इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। जबकि आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 से बढ़ाकर 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त दे दी गई है। जबकि सिनेमा और मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया गया है। जबकि 28 अक्टूबर को एनसीओसी में इस इजलास में मौजूदा NIPs पर भी नजरसानी की जाएगी। अच्छा सबा, ये कहिएगा, हमने पहले देखा कि रात 12 बजे तक आउटडोर खाने की इजाज़त थी, तो ये जो आउटडोर रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं, क्या ये अब 24 घंटे काम कर सकेंगे? दूसरा, सिनेमा घरों की पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहिएगा, पहले बड़े शहरों के लिए सिनेमा घर खोले गए थे, अब तमाम शहरों के लिए ये ऐलान है? जी बिल्कुल, पहले बड़े शहरों के लिए सिनेमा घरों के हवाले से फैसला किया गया था, लेकिन आज की ये जो फैसला है वो मुल्क भर में जितने भी सिनेमा घर हैं या जितने भी मज़ारात हैं वहाँ पर जो वैक्सीन शुदा अफराद हैं वो जा सकेंगे। उसके साथ साथ आपने कहा कि जो आउटडोर इंडोर जितने भी रेस्टोरेंट्स है उस हवाले से भी एनसीओसी का यही कहना है कि वो भी 24 घंटे तक खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर भी वैक्सीन शुदा अफराद जो हैं वो जाकर खाना ले सकते हैं। और इस वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता एनसीओसी की जानिब से लॉकडाउन को कम से कम किया जा रहा है। जी आपका शुक्रिया सबा वजीर, आप हमें अपडेट कर रही थी। और अब बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 15 से 49 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल भी 14 से 110 रुपए फी लीटर तक महंगे कर दिए गए हैं। वॉशिंग पाउडर के 2 किलो के पैकेट की कीमत 10 से 21 रुपए बढ़ा दी गई है। बॉडी लोशन की 100 ग्राम की बोतल की कीमत 20 रुपए तक बढ़ा दी गई है। जूते चमकाने वाली पॉलिश 10 रुपए तक महंगी कर दी गई है। 1 लीटर टॉयलेट क्लीनर की कीमत 41 रुपए तक बढ़ा दी गई है। नहाने के साबुन की 60 ग्राम कीमत में 15 रुपए तक का इजाफा हो गया है। शरबत की 800 मिलीलीटर कीमत में 40 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स को अपनी लपेट में ले लिया है। महंगाई का तूफान आ गया। इस बारे में अवाम कितनी परेशान है, ये जानने के लिए हमने राबता किया है
वसीम शहजाद से। वसीम, कहिएगा कहां पर खड़े हैं, अवाम क्या करे, महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है? जी बिल्कुल इमरान, मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां से शहरियों को उम्मीद होती है कि बाजार की निस्बत रेट जो है वो कम मिलेंगे, लेकिन बात करते चले तो यूटिलिटी स्टोर भी इस महंगाई की लपेट में आ चुका है। मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रांड्स की घी की कीमत है 15 रुपये से 50 रुपये तक जो है वो इसमें इजाफा हो गया, और मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो कुकिंग ऑयल है 14 रुपये से 110 रुपये फी किलो तक जो है वो इसमें इजाफा देखने में नजर आया। बॉडी लोशन की अगर कीमत की बात करते तो 100 ग्राम की बोतल जो है वो 20 रुपये तक महंगी हो गई है, और इसके साथ साथ नहाने का साबुन 60 ग्राम की कीमत में 15 रुपये तक जो है वो इजाफा हुआ, जिसकी वजह से जो शहरी है वो भी खासा परेशान है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, कितनी मुश्किलात का सामना हो रहा है चीज़ बढ़ने की वजह से? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ये कहूँगा कि अब आके सही हकीकत में हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। तो एक यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा पॉइंट था हमारे पास कि हम यहाँ पर अगर कोई आसान सीधे से रास्ते से कोई सस्ती म्यारी अपनी चीज़ें ले सकें, लेकिन अब मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए आया हूँ तो मैं कीमतें देखकर मैं परेशान हो गया हूँ। घी का भी रेट बढ़ गया, ऑयल का भी बढ़ गया, दालों के बढ़ गए, चावल बढ़ गया। मुझे बताएं 15 से 20 हज़ार रुपया मैं कमाने वाला बंदा हूँ। अब मैं 3 बच्चों को लेके कैसे पालूँ, मैं कहाँ लेकर जाऊँ उन्हें? मेरे बस से बहुत बाहर हो चुका है, मेरे बस से बहुत बाहर हो गया है कि इससे आगे अब अगर यूटिलिटी स्टोर भी लपेट में आ चुका है तो खान साहब खुदा का वास्ता है आपको सीट छोड़ दो, आपकी मेहरबानी है, आपसे ये चलता नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। असल मुश्किलात का जो सामना है वो शहरियों को यहाँ पर करना पड़ रहा है, और जिनका इस हवाले से ये कहना है कि रोज़गार जो है वो ना होने के बायस पहले मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन अब रेट जो है वो मज़ीद बढ़ गए हैं, जिससे इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। ये एक वाहिद ऐसा पॉइंट था जहाँ से शहरियों को चीज़ें जो हैं वो सस्ते दामों में मिल जाया करती थी, लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर जो है वो भी इस महंगाई की लपेट में आ चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासा परेशान है। जी वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया। शहरी खासे परेशान हैं और उनमें गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। खबरदार होशियार, तब्दीली सरकार एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने को तैयार। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे जबकि डीजल 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार के दौर में अवाम रिलीफ को तरस गए। 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा है। जराये के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी है, जिसमें पेट्रोल फी लीटर 5 रुपए 90 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ की गई है। रोज बरोज महंगाई बढ़ रही है, बजट से पहले ही मिनी बजट आ जाता है और रोजाना ही महंगाई हो रही है। रोजाना के तौर पे अगर पिछली बार इन्होंने 3 रुपए कम किए थे पेट्रोल के, अब 5.5 रुपए ज्यादा कर दी। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी ऐलान वजारत खजाना करेगी। इस हवाले से महंगाई के सताए शहरियों का कहना था कि हुकूमत का वक्त पूरा हो गया, अब हमारा पीछा छोड़ दे। कितनी महंगाई इन्होंने इस टाइम कर दी है कि इंसान एक नॉर्मल या मिडिल क्लास इंसान के लिए रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। शहरियों का मजीद कहना था कि तब्दीली सरकार सिवाय मुश्किलात पैदा करने के आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। सिस्टम बदलने के दावे महज दावे ही रहे। कैमरामैन वसीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बढ़ती हुई महंगाई के बायस ताजरों की परेशानी भी बढ़ गई। बिजली, पेट्रोल समेत दीगर जरूरी अशिया की ज्यादा कीमतों की वजह से ताजिर अपना कारोबार बंद करने का सोचने लगे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, बताइएगा। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुसलसल ताजरों की जानिब से आवाज उठाई जा रही है। डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कारोबारी अफराद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पेट्रोल की कीमत भी जो है वो 129 रुपये फी लीटर पर जा पहुंची, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। अब कारोबारी अफराद के लोगों के कारोबार में मजीद हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ज़िले सदर जाफिर अली शाह। जाफिर भाई, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, अब ताजिर किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? हर चीज इस कदर महंगी हो चुकी है। इमरान खान साहब वो वक्त भूल गए जब उन्होंने बिजली के बिलों को जलाया था, जब उन्होंने कहा था कि बैंकों का बाइकआउट कर दें, हुंडी के जरिए कारोबार करें। उन्होंने अवाम को ये कहा था कि जब पेट्रोल महंगा होता है और जब डॉलर ऊपर जाता है तो हम इस कदर ज्यादा
اب مقروض ہو جاتے ہیں، ہمارا ایک ایک فرد اتنا مقروض ہو جاتا ہے، ان کی وہ باتیں کہاں چلی گئیں، ان کے وہ وعدے کہاں چلے گئے؟ اس وقت عوام انتہائی اذیت کا شکار ہیں۔ ماضی کی حکومت تقریباً 32-33 روپے آٹے کی قیمت تھی، اس وقت 75 اور 80 روپے من آٹے کی قیمت ہے۔ اسی طریقے سے پیٹرول تقریباً 65 کا تھا، اب 127 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ اسی طریقے سے چینی کے ریٹ جو تھے اس وقت 53 تھے، اب 100 سے اوپر چینی ہے اور بازار میں چینی ملتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل جی، تاجروں کی جانب سے بھی کافی پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جب سے آئی ہے تب سے مہنگائی کا جو ہے وہ طوفان آیا ہے، کافی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ پہلے چینی جو تھی مارکیٹ میں ملتی بھی تھی اور سستی ملتی تھی، جو کہ اب مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہے اور 100 روپے سے زیادہ کی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیٹرول بھی جو ہے وہ 129 فی لیٹر جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے تاجر برادری شدید پریشان ہے۔ آپ کا شکریہ ابراہیم خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اوکرا کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز پر بہاولپور کے شہری شدید پریشان ہیں۔ صاحب کو خیال کرنا چاہیے کہ مہنگائی ویسے بہت زیادہ ہے، وہ تو اپنے محلات میں بیٹھے ہیں، ہماری عوام کا کچھ نہیں سوچ رہے۔ عوام پس رہی ہے مہنگائی کی چکی میں، اور ان کو خود چکی کا ہی پتہ نہیں ہے کہ مہنگائی کی چکی ہے کیا چیز۔ وہ تو محلات میں بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیں گے، انجوائے کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ غریب عوام کے ساتھ اس نے کیا کرنا، ظلم ہی ہو رہا ہے غریب عوام کے ساتھ، اور تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہاں بس یہ بہرحال غریب تو صرف پیس ہی رہا ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کے ساتھ، ظلم ہو رہا ہے ویسے۔ بہرحال یہ حکومت ناجائز ہے یہ تو۔ میں تو یہی کہوں گا کہ عمران خان کو حکومت چھوڑنی چاہیے، کیونکہ آئے دن روز جو ہے نا، آج بھی میرا مکان بن رہا ہے تو سیمنٹ کا تھیلا بھی جو ہے نا آج 30 روپے اوپر ہو گیا ہے۔ ابھی پتہ کر گئے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں۔ اب جو ہے نا اس کا بھی پیٹرول تو یہی ہے، پھر عوام پیدل ہی چلے گی، پیدل چلے تو پھر اس کا جو ہے نا سمجھ نہیں آتا اس حکومت کا کچھ بھی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میاں والی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ایک شہری نے صبر کا درس دیا، جبکہ دیگر شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ غریب عوام پر بم گرانے کے مترادف ہے۔ پیٹرول پورا کرنا غریب آدمی کے بس میں نہیں رہا۔ بات ہیں بالکل لوگوں کو دشواری کا شکار ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں مہنگائی سے۔ ابھی دیکھیں پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ زیادہ مہنگائی گھٹ کر غریب لوگ جناب ککراں مجبور ہیں، پیسے کی تو مانگ کرنا، تیل پلوینا گزارا کرنا، پیدل ٹورا نہیں اتنا ضعیف عمر تھی گئی۔ یہ سواری کو سہولت بنی، ہوں پیٹرول تھی گئی مانگا تو بس یہ ہوں اگو دیا نہ پچھو دیا۔ پیٹرول جو ہے نا مہنگا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسے اب ہو چکا ہے تو جو ہے نا اب عوام کو کرنا چاہیے۔ حکمران اب ویسے کر جو رہے ہیں، حکمران کو جو ہے نا چاہیے کہ پیٹرول سستا کریں۔ جیسے حالات ہیں بالکل لوگوں کو دشواری کا شکار ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں مہنگائی سے۔ ابھی دیکھیں پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ زیادہ مہنگائی گھٹ کر غریب لوگ جناب ککراں مجبور ہیں، پیسے کی تو مانگ کرنا، تیل پلوینا گزارا کرنا، پیدل ٹورا نہیں اتنا ضعیف عمر تھی گئی۔ یہ سواری کو سہولت بنی، ہوں پیٹرول تھی گئی مانگا تو بس یہ ہوں اگو دیا نہ پچھو دیا۔ پیٹرول جو ہے نا مہنگا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسے اب ہو چکا ہے تو جو ہے نا اب عوام کو کرنا چاہیے۔ حکمران اب ویسے کر جو رہے ہیں، حکمران کو جو ہے نا چاہیے کہ پیٹرول۔ مہنگی بجلی استعمال کرنے والوں پر ایک اور ظلم، حکومت کا غریب عوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا۔ وفاقی کابینہ نے بجلی 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافے پر شہری بلبلا اٹھے۔ بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافے پر شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے بجلی 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ مہنگی بجلی استعمال کرنے والوں پر ایک اور ظلم، حکومت کا غریب عوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا۔ وفاقی کابینٹ نے بجلی 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بجلی ایک بار پھر مہنگی ہونے کے خلاف بہاولپور میں شہری سراپا احتجاج ہیں۔ شہری کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 2 روپے بڑھا دیے، یہ حکومت بہت زیادتی کر رہی ہے، عوام سے جو ہے نا روٹی چھین رہی ہے، عوام کو روٹی کھانے کے قابل نہیں رکھا۔ یہ بہت خراب گندی حکومت ہے۔ یہ جو آج پتہ چلا ہے کہ بجلی میں 2-3 روپے دوبارہ بڑھا دیا انہوں نے گورنمنٹ نے۔ اس کے علاوہ پتہ چلا جی پیٹرول میں ابھی 5-6 روپے بڑھ رہے ہیں، نیکسٹ جو ریٹ آ رہا ہے پیٹرول کا۔ حکومت نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں وہ یہ عوام کو وعدے کس طرح پورے کر رہی ہے گورنمنٹ۔ انہوں نے کہا جی مہنگائی ختم کریں گے، مہنگائی کہاں ختم کر رہے ہیں، مہنگائی تو بڑھا رہے ہیں۔
لیکن خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ غریب ایک بھی نہیں رہے گا، یہ وہی کام کریں کہ غریب ایک بھی نہیں رہے گا. حکومت سے نازے ہاتھ باندھ رہے ہیں. یقین کرو کہ اتنے پریشان ہیں نا، روٹی تو روٹی بجلی کا بل بھی بھروا نہیں سکتے، اس میں اتنے پریشان ہیں. آئے دن کبھی 2 روپے بڑھ رہے ہیں، کبھی 5 روپے بڑھ رہے ہیں، کبھی 10 روپے بڑھ رہے ہیں. آٹا چینی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. بھجن یہ بل اتنے آگے، اتنے مہنگائی ہو رہی ہے، یہ مہنگائی تھوڑی سی کم ہونی چاہیے. غریب بندہ کہاں جائے؟ یہ مزدوری کر کے کماتے ہیں اور اب بندہ کرے تو کرے کیا. پہلے بجلی اتنی پوری نہیں ہو رہی ہے، پھر اوپر سے 2 روپے یونٹ اور بڑھا دیے. یہ عمران خان بولتے کہ جی مہنگائی کم ہوئے گی، یہ مہنگائی کہاں سے کم ہو رہی ہے؟ مہنگائی تو اور بڑھ رہی ہے. اب تو یہ کہہ دیا کہ 1 مہینے آپ نہیں بھرے ہوئے تو بجلی بھی کاٹ دی جائے گی. یہ ان کے غریب آدمی کے پاس روٹی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ پہلے بل کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے کہ بہن تو دے دے، بھائی تو دے دے، میں نے تو بجلی کا بل بھرنا ہے. یہاں روٹی آٹا اور اس کو ہم رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. آپ یہ دکھائیں گے تو حکومت سے کہیں نا کہ ادھر آپ نے غریبوں کو صرف مارنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. آج اتنی عمر ہو گئی میری، کسی کے منہ سے میں نے بھوک نہیں سنی تھی. آج جس بہن کو وہ بلاؤ، جس بھائی سے بات کرو، روٹی باجی روٹی پوری نہیں ہوتی. پہلے اپنی بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہے غریب لوگ ہیں، اور آگے ہم کس طرح سے ادا کریں گے اپنے بچوں کا؟ ٹھیک ہے، پنکھا چلاتے ہیں، فریج رات کو یقین کریں بند کرتے ہیں، بچوں کو تازہ پانی پلاتے ہیں، اور گرمی میں پنکھا کم کر کے باہر سین میں بیٹھتے ہیں تاکہ بجلی کا بل کم آئے اور ہم بھریں. ہم اپنا گھر کا خرچہ اٹھائیں یا گھر کے بچوں کا کھانا پورا کریں یا ان کو ہم بل اٹھائیں. کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان نے مختار شیخ زید ہسپتال کا دورہ کیا. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کے مختلف شعبوں اور طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے گوہر رحمان سے. گوہر رحمان سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان نے مختار شیخ ہسپتال کا دورہ کیا ہے. یہ مناظرہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. کمشنر اور ڈی سی نے اسپتال کے مختلف شعبہ جات اور طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا ہے. چیئرمین مختار شیخ ہسپتال فیصل مختار نے انہیں بریفنگ دی. وی سی نثر یونیورسٹی ڈاکٹر الطاف احمد بھی موقع پر موجود تھے. مختار شیخ ہسپتال بہترین طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے. ڈاکٹر ارشاد احمد کمشنر ارشاد احمد کی جانب سے ایسا کہا گیا. صحت کے حوالے سے بہت سی اصلاحات کی گنجائش ہے. مختار شیخ ہسپتال سے بھرپور استفادہ کریں گے، ڈی سی عامر کریم خان نے کہا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے. پنجاب کی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایات. میاں والی تا مظفر گڑھ 415 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. بلکسر تا میاں والی 129 کلومیٹر، میاں والی تا مظفر گڑھ 286 کلومیٹر سڑک بارے بریفنگ دی گئی. میاں والی مظفر گڑھ روڈ کی تعمیر اور توسیع سے عوام کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی. چیئرمین نیشنل ہائی وے، چیئرمین PND بورڈ، سیکرٹری CNW نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. پنجاب کی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبے کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی. میاں والی مظفر گڑھ 415 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. بلکسر تا میاں والی 129 کلومیٹر، میاں والی تا مظفر گڑھ 286 کلومیٹر سڑک بارے بریفنگ دی. میاں والی مظفر گڑھ روڈ کی تعمیر و توسیع سے عوام کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی. ملتان میں بوگس چیک کے ذریعے فراڈ کا رجحان بڑھنے لگا ہے. گزشتہ 4 ماہ کے دوران شہریوں سے کروڑوں روپے کی فراڈ کی تفصیل روہی نے حاصل کر لی. بوگس چیک کے ذریعے کس طرح سے فراڈ کیا جاتا ہے، جانتے ہیں ماہر عمران کی اس رپورٹ میں. 4 ماہ کے دوران ملتان کے مختلف تھانوں میں بوگس چیک کے ذریعے فراڈ کے 228 مقدمات درج ہوئے. ستمبر میں 86، اگست میں 62، جولائی میں 64 اور جون میں 76 مقدمات کا اندراج ہوا. معاشرے سے ریلیٹڈ کوئی بھی آدمی ہو وہ ایک تو چیک کسی کے حوالے نہ کرے، کیونکہ چیک جب کوئی بھی اٹھا لیتا ہے وہ اپنے سائن فل کر کے FIR ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈاکومنٹری ایک ایویڈنس ہوتا ہے اور اس پہ فوراً FIR ہوتے ہیں. اس وقت ضلعی عدالتوں میں بوگس چیک کے 256 مقدمات زیر التوا ہیں. گزشتہ 4 ماہ کے دوران بوگس چیک کے 31 چالان جمع کرائے گئے، جبکہ صرف 3 مقدمات کے فیصلے ہوئے. 2 مقدمات میں ملزمان بری اور 1 میں 2.5 سال سزا ہوئی. اور عموماً یہ بات آج کل معاشرے میں بڑی پھیلی جا رہی ہے کہ بلینک چیک کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے. لوگ وہ اٹھا لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں یا کہیں پڑے ہوتے ہیں
गाड़ी में या कारोबारी हल्के के होते हैं, वो दफ्तरों में पड़े होते हैं, ब्लैंक चेक उठा के उसे फिल करके वो FIR करवा। कानूनी माहिरीन का कहना है कि चेक देते वक्त चेक की बाबत बयान अल्फी जरूर तहरीर कराएं। बेशतर ब्लैंक चेक देने के मामलात में मुकदमात का अंदराज होता है। फोटो अकाउंट और बायोमेट्रिक अकाउंट रखने वाले अफराद के दस्तखती चेक देकर फ्रॉड के मुकदमात में भी इजाफा हुआ। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। जाली डिग्री पर निश्तर अस्पताल में नौकरी हासिल करने वाले मुलजिम को सजा सुना दी गई। स्पेशल जज एंटी करप्शन मलिक मुश्ताक अहमद ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम उस्मान को 2 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया है। पुलिस थाना एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद उस्मान के खिलाफ 25 जून 2014 को फ्रॉड का मुकदमा साबिक MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर आशिक हुसैन मलिक ने दर्ज कराया था, जबकि इल्जाम था कि मुलजिम ने निश्तर अस्पताल मुल्तान में 28 नवंबर 2008 को डार्क रूम असिस्टेंट के ओहदे पर जाली डिग्री की बुनियाद पर नौकरी हासिल की, जिसे 5 जनवरी 2010 को मिसकंडक्ट के बायस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन अदालत आलिया के हुक्म पर 17 जून 2013 को वापस नौकरी पर रखा गया। उधर राजनपुर में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। नवाही इलाका बुरसाबाद में बड़ी तादाद में बिजली चोरी पकड़ी गई। भारी मिकदार में तारें कब्जे में ले ली गई हैं। नुकसान का तखमीना 10 लाख के करीब लगाया गया है। ऑपरेशन में मैक्रो की सर्विलेंस, ऑपरेशनल और रिकवरी टीमों ने हिस्सा लिया। मैक्को राजनपुर ने थाना कोट मिठन की हदूद बुरसाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। मैक्को की सर्विलेंस, ऑपरेशन और रिकवरी टीम के साथ पुलिस ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर लगाए गए कनेक्शन काट दिए गए और तकरीबन 600 गज से ज्यादा बिजली की तारें कब्जे में ले ली गईं। मैक्को हुकाम के मुताबिक चोरी होने वाले बिजली का तखमीना 10 लाख रुपए लगाया गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कमांडर कोर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया ने फोर्ट अब्बास में लगाए गए मेडिकल आई कैंप का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने कैंप में फ्राहम सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम, DPO मोहम्मद जफर बुजदार, CO हेल्थ डॉक्टर असफंदियाद और दीगर अफसरान भी ने शिरकत की और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद भी मौजूद थी। PHQ अस्पताल फोर्ट अब्बास में फ्री मेडिकल और आई कैंप का इनेकाद पाक आर्मी डिवीजनल जिला इंतजामिया और सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का जिला लोधरा का दौरा। 6 महकमों के सेक्रेटरीज भी हमरा DC ऑफिस में आला सतही इजलास की सरबराही की। कहा कि पसमानदा अजला की तमीर तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीह है। इजलास में तमाम महकमों के सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लोधरा में जारी तरक्याती स्कीम्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी, कोरोना वैक्सीनेशन की सूरत हाल, डेंगू से बचाव के लिए किए गए इक़दाम समेत हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा सेहत और दीगर महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के इक़दाम का जायजा लिया। DGPHA सैयद शफकत का मुल्तान के मुख्तलिफ पार्ट्स का दौरा। DGPHA ने तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। उस्मानिया पार्क, उमर पार्क और मदनी पार्क में सफाई और लैंडस्केपिंग की हिदायत जारी की। इस मौका पर DGPHA सैयद शफकत रजा का कहना था कि पार्कों में जारी तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। पार्कों की खूबसूरती के लिए लाइट्स की तनसीब का काम जारी है। पार्कों में अवामी सहूलियात के लिए कोशां हैं। मुल्तान में DGPHA सैयद शफकत का मुख्तलिफ पार्क्स का दौरा। DGPHA के तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्तान में स्मोक से बचाव के लिए महकमा ज़राअत ने कोशिशें तेज कर दी हैं। काश्तकारों को फसलों की बाकियात न जलाने की तलकीन कर दी गई। धान या किसी भी दूसरी फसल की मुड्ढों को आग लगाते हैं, जिससे यह है कि ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। ज़मीन में जो नामियाती मादा होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। इससे ये होता है कि इससे ना सिर्फ जो काश्तकारी लागत है उसमें इजाफा हो जाता है, क्योंकि जब ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म होती है, नामियाती मादा मुतासर होता है, तो उसमें जो कीमियाई खादें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। लिहाजा काश्तकारों को ये गुजारिश की जाती है कि वो धान या दूसरी फसलों की मुड्ढों को बिल्कुल आग ना लगाएं। इससे जो है वो ना सिर्फ जो काश्तकारी लागत है वो कम होगी, बल्कि जो माहौलियात
इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज में नाबीना बच्चे भी किसी से कम नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में मुकीम नाबीना बच्चों ने भी A+ ग्रेड हासिल किए। बसारत से महरूम बच्चों का कहना है कि वो इन तमाम लोगों के लिए मिसाल हैं जो कहते हैं कि खसूसी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हमारी मुलाकात करवाएंगे लिशबा से। लिशबा, बताइएगा इतने नंबर कैसे हासिल कर लिए इस बच्चे ने? जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान हुआ और मुल्तान में जो है 98% जो मुल्तान डिवीज़न में बच्चे हैं उनके कामयाबी का तनासुब रहा। मगर हम नॉर्मल बच्चों की तो बात कर रहे हैं, बसारत से महरूम बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने A+ ग्रेड हासिल किए हैं और इस वक्त मेरे साथ ये तीनों बच्चे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं और इन्होंने कितनी मेहनत की और ये कितना खुश हैं। मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है और इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करके और यूनिवर्सिटी में भी टॉप रहेंगे और अच्छे पोजीशन पे आगे काम करेंगे। इंटरमीडिएट के जितने बच्चे हैं जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरी तरफ से उन सबको मुबारकबाद। और मैं बताता चलूं कि आज हमारे जो नंबर आए हैं, मैं अपनी बात करूं तो मेरे 912 नंबर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9 का हिस्सा क्रॉस किया है और मैं आज उन सब के लिए मिसाल बना हूँ कि जो घर बैठकर ये बात करते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते। सबसे पहले तो उन बच्चों को तमाम को मुबारकबाद दूंगा जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और ख़ास तौर पर मैं उन वालिदैन को कहूँगा जो कि आकर पूछते हैं ब्लाइंड अफराद से या दीगर डिसेबल अफराद से आकर पूछते हैं कि आप लोग भी पढ़ते हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि हम न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि अच्छी पोजीशन है और अच्छे नंबर भी हासिल करते हैं। जी बिल्कुल, सैफुल्लाह ने जैसे कि बात की, ना सिर्फ ये लोग पढ़ते हैं मगर इसके साथ साथ अच्छी पोजीशंस भी हासिल करते हैं और आज ये तीनों बच्चे जो हैं इस बात का जीती जागती मिसाल हैं। इनके एडमिशन्स भी हो चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ में, A+ इन्होंने ग्रेड हासिल किए हैं और ये बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और जो दूसरे ब्लाइंड अफराद हैं और जो वालिदैन हैं बच्चों को बेहतर। लिशबा आसिफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। बहावलनगर की होनहार तालिबा मुबशरा नदीम ने बहावलपुर बोर्ड के इंटर के सालाना इम्तिहानात में 1100 में से 1098 नंबर लेकर तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल की है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा कासिम अली शेख से जो इस वक्त इस तालिब इल्म के साथ मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिएगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर ने FA FSC के सालाना इम्तिहानात का ऐलान कर दिया और बहावलनगर की एक ऐसी होनहार तालबा जिसने 1100 में से 1098 नंबर लेकर बहावलनगर में जो वो टॉप किया है, तो मेरे साथ ये होनहार तालबा मौजूद है, हम उनसे बात कर लें। बेटा, आप अपना नाम भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशरा नदीम है और मेरे 1098 मार्क्स आए हैं और बेशक मैं अल्लाह ताला का इस बात में बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, इन सब का इसमें बहुत किरदार है और उसके बावजूद इंसान की मेहनत सबसे आगे आती है और उसकी लक बहुत करती है और अल्लाह ताला की जो मदद है वो इंसान को आगे लेकर आती है। और इस वजह से मैं अपने पेरेंट्स का और अपनी टीचर्स का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने उनकी दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँची। अच्छा, ये भी बताइएगा बेटा, मुस्तकबिल में आप क्या बनना चाहती हैं, क्या तालीम हासिल करेंगी? इंशाल्लाह मैं MBBS करना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसके लिए जी बिल्कुल, ये थी बहावलनगर की होनहार तालबा मुबशरा नदीम साहिबा जो कि बता रही थी कि वो मुस्तकबिल में जो है वो डॉक्टर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करने चाहते। तो इस तरह ये बहावलनगर की होनहार तालबा हैं जिन्होंने FSC के इम्तिहानात में। कासिम अली शेख, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।